हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें पिछली कक्षा में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा के बारे में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ उदाहरण देखे थे जो युक्तियाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करती है। उसके साथ अपन ने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने फैराडे के जो प्रयोग थे, फैराडे और हेनरी के, वो प्रयोगों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज इसी पे आधारित हम पढ़ेंगे फैराडे के EMW संबंधित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन संबंधित नियम, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन संबंधित नियम। तो देखो, जैसे बताया है कि अगर ये साउथ पोल इसमें जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, घूम के आ रही है, मान के चलो, ठीक है। तो इसका इफेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन आएगा इस तरह से, या इधर आए या इधर आए, जिस भी दिशा में धारा बहे उस तरफ आए। क्लियर? अब तार में धारा कैसे भी बहा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर इसमें देखें कि इस तार में धारा की दिशा किधर होगी, तो ध्यान से देखिए, जैसे ही मान के चलो मैं साउथ पोल को किधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, तो जैसे मैं साउथ पोल को इधर ले गया तो ये साउथ पोल बनने की कोशिश करेगा और ये साउथ पोल बनेगा। इसका मतलब धारा कुछ यूं बहानी चाहिए, यूं। क्लियर? तो धारा आएगी कुछ यूं, ठीक है। ये साउथ पोल बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये भी साउथ पोल बनेगा, मतलब धारा ऐसे बहेगा। क्लियर? तभी ये साउथ पोल बनेगा। और उधर वाले के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो धारा कुछ ऐसे बहनी चाहिए। तो धारा की दिशा इसमें अगर देखें तो ये इस तरह से होगी। क्लियर? ठीक है। और गैल्वेनोमीटर किधर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, वो तो गैल्वेनोमीटर की समझ पे, तो इतना ज़्यादा अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है। वो तो डिफ्लेक्शन किधर भी आ सकता है, उससे अपन क्लियर कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस विक्षेप आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का जो प्रथम नियम है प्यारे बच्चों, उस पर फोकस करें। फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित ईएमएफ व प्रेरित धारा तब तक बनी रहती है जब तक कुंडली व चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति बनी रहे। एग्जैक्ट परिभाषा ये है कि जब किसी बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है तो कुछ उस कुंडली में प्रेरित ईएमएफ व प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन वो प्रेरित ईएमएफ व प्रेरित धारा तब तक बनी रहती है जब तक कुंडली एवं चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती रहे। इसका मतलब या तो चुंबक गति करे, या तो चुंबक इसके पास आए या दूर जाए, या कुंडली इसके पास आए या दूर जाए, कोई तो पास आए कोई तो दूर जाए। बात आ रही समझ में? तो इन दोनों में आपेक्षिक गति बनी रहे। बात आ रही समझ में? क्लियर? ये स्टेटमेंट डाल देते हैं। ये एनसीईआरटी का जो परिभाषा थी वो इसमें मिक्स कर दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये फैराडे का प्रथम नियम हो गया।
तो अब जो इसमें जो धारा आई है, इसके अंदर जो ईएमएफ होगा उसको कहेंगे प्रेरित ईएमएफ, और इसके अंदर जो धारा आई है उसको कहेंगे प्रेरित धारा। दो शब्द ध्यान रखना। प्रेरित धारा तभी होगी जब प्रेरित ईएमएफ होगा, और प्रेरित ईएमएफ होगा तो प्रेरित धारा अवश्य होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो है क्लियर। तो देखो फैराडे का प्रथम नियम, परिभाषित करिए, अपन ने अच्छे से परिभाषा कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम या द्वितीय नियम। फैराडे का जो दूसरा नियम है, इसकी बात करें तो इसने क्या कहा, सुनेगा। क्या कहा कि कुंडली में, इस नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित ईएमएफ कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तब उसने कहा कि प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, लेकिन अब इसमें कहा कि प्रेरित ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्लियर। अब कुछ किताबें बराबर लिखती है, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ई बराबर ई समानुपाती डी फाई बटा डी टी। तो ई बराबर एन, ई बराबर एक नियतांक आया के डी फाई बटा डी टी, जहां के समानुपातिक नियतांक है जिसका मान e बराबर 1 है। तो e बराबर कितना आ गया, डी फाई बटा डी टी। क्लियर। यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो तो प्रेरित ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई डैश बराबर एन डी फाई बटा डी टी। क्लियर। इसका फॉर्मूला इतना ही था, किताब ने यहाँ माइनस चिन्ह लगाया, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका फॉर्मूला इतना ही था, ई या ई डैश बराबर एन डी फाई बट्टा डी टी। कुछ भी लगा सकते हो, इसको यहाँ से हटा के कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। तो ई डैश बराबर एन डी फाई बट्टा डी टी कर लिया। फैराडे का दूसरा नियम हो गया क्लियर। देख लो भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर। तो फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए तो देखिए यहाँ पे अपने को पता है, फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए तो अपने को पता है कि फाई जो है वो है बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स किस किस कंडीशन में चेंज होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के लिए पहला चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, दूसरा कुंडली के, तो फ्लक्स में परिवर्तन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन के लिए चुंबकीय क्षेत्र B को बदलकर इसको ऐसे लिखते हैं, परिवर्तन फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो चुंबकीय क्षेत्र B को बदलकर किया जा सकता है। कुंडली के क्षेत्रफल A को बदलकर किया जा सकता है।
तीसरा बी व ए के मध्य के कोण को बदलकर किया जा सकता है, के कोण को बदलकर किया जा सकता है। ये तीन चीजें हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन जो है इन तीन चीजों को बी, ए और थीटा या कॉस थीटा को बदलकर किया जा सकता है। क्लियर? अब आता है लेंज का नियम। ठीक है, तो ये हो गया फैराडे साहब का दूसरा नियम। अब आते हैं तीसरे हमारे भाई साहब जो है लेंज। तो अब क्या हुआ, लेंज का नियम। अभी तक फैराडे ने नियम तो दिया, लेकिन फैराडे का नियम जो इनकम्प्लीट था, तो तीसरा आता है लेंज का नियम। ठीक है, क्या है? इसके अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित ईएमएफ व प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होगी होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है, जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। तो यह सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। तो विद्युत दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण यह उत्पन्न हुई है। क्लियर? ये किसने बताया? लेंज साहब ने, कि धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि यह सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। अतः लेंज व फैराडे का नियम, लेंज व फैराडे का नियम, अब कुछ नहीं है, E बराबर क्या लगाना है, माइनस का डी फाई बटा डी टी लगा दो, और n फेरों के लिए E डैश बराबर माइनस का n डी फाई बटा डी टी लगा दो। क्लियर? तो n डी फाई बटा डी टी, ये आपका फॉर्मूला गया, E डैश बराबर n डी फाई बटा डी टी। क्लियर भाई यहाँ तक? इसके साथ क्यों कहा इन्होंने कि मान के चलो ये कोई कुंडली है, इसके पास मैं नॉर्थ पोल ला रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो इससे फ्लक्स गुजर रहा है, तो यह उन कारणों का विरोध करेगी, मतलब ये भी नॉर्थ बनेगी। जब ये कुंडली में ऐसे, देखो ये कुंडली, ये नॉर्थ है, सुनिएगा, इस नॉर्थ को मैं इसके पास ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा बढ़ रही है, तो इसके कारण इसमें धारा आ रही है, लेकिन यह उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण यह पैदा हुई है। इसका मतलब जैसे मैं इसको इसके पास लेके जा रहा हूँ, ये भी नॉर्थ बनेगा, ये भी नॉर्थ बनेगा। तो ये नॉर्थ कैसे बनेगा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगा तो ये नॉर्थ बनेगा। क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज धारा बनाएगा तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ। ठीक है, तो धारा की दिशा सदैव उस प्रकार होगी कि यह विरोध करेगा, मतलब एन इसके पास ले जा रहा है तो ये एन बनेगा। क्लियर? अगर एस इसके पास ला रहे हैं तो एस बनेगा,
यदि एस इसके पास ला रहे हैं तो एस बनेगा, यदि एन इसको दूर ले जा रहे हैं, ध्यान से देखना, एन यदि दूर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, एन यदि दूर ले जा रहे हैं तो अब एन दूर ले जा रहे हैं तो इससे फ्लक्स में चेंज आ रहा है, एन क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इसके इस कुंडली के फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आए तो धारा पैदा होगी। लेकिन धारा की दिशा सदैव उस प्रकार की होगी कि यह सदैव उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। तो एन जब ये दूर जाना चाह रहा है तो तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा एस। तो अब इसमें जो धारा की दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। जब पास लाएंगे तो नॉर्थ बनेगा और जब नॉर्थ को दूर ले जाएंगे तो ये साउथ बनेगा। ये किसने बताया भाई, लेंज साहब ने। किसने बताया, लेंज ने, कि यह सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण यह उत्पन्न हुई है। क्लियर भाई। तो ये अपन ने कहानी देख ली, ठीक है। लेंज का नियम हो गया, चित्र आप देख लो, चित्र से समझने की कोशिश करो। अब लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के का कैसे फॉलो करता है उसके आधार पे देखते हैं। तो लेंज के नियम एवं लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण, इसको सिर्फ समझाना है और कुछ नहीं करना। तो लेंज का नियम तो बता दिया। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। उसने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ, लेंज ने कहा कि भाई देखो, फैराडे साहब महान है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मैं भी सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। लोग नहीं मानते हैं। लोगों ने कहा भाई किस आधार पे कह रहे हो। तो उसने कहा कि भाई देखो, ये कुंडली है और ये चुंबक है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैंने कहा कि जब नॉर्थ पोल जो है वो इसके पास लाते हैं तो यहाँ नॉर्थ पोल बनता है। क्लियर बात है समझ में। लेकिन लोग मेरी बात को मान नहीं रहे हैं। तो उसने कहा कि चलो मुझे मत मानो भाई, ये नॉर्थ पोल इसके पास ला रहे हैं तो तुम ऐसा मान लो कि भाई ये साउथ पोल बन रहा है। क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। क्लियर, तुम ऐसा मान लो। मानने में क्या जाता है। उसने कहा मान लो कुछ देर के लिए। लेंज ने कहा कि भाई मान लो कुछ देर के लिए मानना, फिर मैं सही बता दूंगा कि नॉर्थ इसके पास लाए और ये साउथ बन गया। तो जब नॉर्थ इसके पास लाए और साउथ बन गया तो इसको पास लाने की जरूरत नहीं है, पास लाने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः पास आ जाएगा क्योंकि आकर्षण है ना, स्वतः पास आ जाएंगे। स्वतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। जिससे हमें क्या मिलेगी, जिससे हमें बिना किसी कार्य या ऊर्जा व्यय के विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। और इससे विद्युत ऊर्जा अगर फ्री की मिल गई तो इससे मजा आ जाएगा, ऊर्जा की समस्या का सॉल्व हो गया। लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन यह
ऊर्जा संरक्षण के नियम का खंडन है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो भाई क्लियर? तो यहाँ पे हो गया गड़बड़। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो उसने कहा पास लाने की जरूरत नहीं रहेगी। उसने कहा अगर साउथ मान रहे हो पास लाने की जरूरत ही नहीं है, ये आकर्षण है इन दोनों में, तो इन दोनों में आकर्षण है तो स्वतः अपने पास आ जाएगी, और स्वतः आएगी तो अपने आप बिजली पैदा हो जाएगी, और अपने आप बिजली पैदा होगी तो वो बिजली बिना किसी कार्य के उत्पन्न होगी, तो लोगों को क्या हो गया? फ्री की बिजली मिल गई। अगर ऐसे ही फ्री की बिजली मिलती तो लोग एनर्जी पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा खर्चा, और बिजली इतनी महंगी क्यों होती? फ्री की मिल जाती सबको। तो बोले अगर ये ऐसा स्वतः आ रहा है तो यह अतः यह ऊर्जा संरक्षण, अतः यह ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या है? का खंडन है, खंडन है, जो कि संभव खंडन है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। क्लियर? तो इसने ये तो बता दिया। अब उसने कहा कि भाई अब आपने मान ली, अब मेरी बात मान लो। तो उसने कहा मान लो, ये तो गलत साबित हो गया। अब उसने कहा अब मेरी सुनो। क्या कहा भाई? कि अब मेरी सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। किसने कहा भाई? लेंज साहब ने कहा कि अब मैं जो कह रहा हूँ मेरी सुन लो। उसने कहा कि भाई मैंने कहा, किसने कहा? मैंने कहा, मतलब लेंज साहब ने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ भाई, कि जैसे इसको पास लाएंगे, जैसे इसके पास लाएंगे, नॉर्थ पोल है तो ये क्या बनेगा? ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, और धारा की दिशा जब एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लियर? तो क्या हो रहा है सुनिएगा। तो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लियर? तो देखिए ध्यान से, तो ये उसने कहा मैंने ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब मैं इसके पास लाऊंगा ये नॉर्थ बन जाएगा, तो मुझे जबरदस्ती पास लाने के लिए, क्योंकि प्रतिकर्षण है, क्या है? प्रतिकर्षण है। क्या है? प्रतिकर्षण है दोनों के बीच में, और यहाँ दोनों के बीच में क्या है? आकर्षण है। तो अपने आएगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा, जबरदस्ती चुंबक को कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ेगा। और यही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगा, और यही विद्युत ऊर्जा बाद में ऊष्मा में रूपांतरित होगी। तो अतः यह जो कॉन्सेप्ट है यह ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। उसने कहा कि मैंने जो बताया वो जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का क्या करता है भाई? पालन करता है, ये बताया लेंज साहब ने। क्लियर? और ऊष्मा के रूप में जो लॉस होगा वो कितना होगा? आई स्क्वायर आर टी होगा, हीट लॉस ऊष्मा के रूप में एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होगा। क्लियर है भाई? मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको देख लो समझ लो। तो दो नियम, फैराडे का नियम बता दिया मैंने आपको, और लेंज साहब का नियम बता दिया। फैराडे के दो नियम और लेंज साहब का एक नियम मैंने आपको बता दिया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। क्लियर? ठीक है। अब है प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश ज्ञात करना है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। तो यहां तक हो गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो अपने को तीन चीजें ज्ञात करनी है।
पहला प्रेरित ईएमएफ, मैं तीनों ये लिख देता हूँ कि विभिन्न केस जो है अभी तो अपन ने शॉर्ट में देखा। दूसरा है प्रेरित धारा, और तीसरा है प्रेरित आवेश। तीसरा है प्रेरित आवेश। इन तीनों के बारे में अपन भलीभांति देख लेते हैं। प्रेरित आवेश, लगभग लगभग सीधी लाइनें बन गई। चलो, क्लियर। तो प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश तीन टॉपिक है, कोई अंतर नहीं है, तीन अलग अलग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है। फैराडे के नियम से E बराबर माइनस एन डी फाई बट्टा डी टी। क्लियर भाई, समीकरण नंबर 1। फाई बराबर क्या है, बी डॉट ए है। फाई बराबर क्या है, बी डॉट ए है। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर। और ये जो होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए क्या है, कॉस थीटा। क्लियर। क्योंकि थीटा बराबर 0 हो, मतलब दोनों एक ही दिशा में हो, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, बी ए। क्लियर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। 1 व 2 से E बराबर माइनस का एन डी बटा डी टी ऑफ, यहाँ आ गया बी ए। क्लियर। ठीक है। यहाँ थीटा 0 कर दे, नहीं तो यहाँ पूरा आ जाता बी ए कॉस थीटा। क्या आ जाता, बी ए कॉस थीटा। ठीक है। अब क्या है, दो केस। यदि बी नियत है, और दूसरा केस यदि ए नियत है। दो फॉर्मूले बन जाएंगे भाई, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। तो E बराबर माइनस का एन, यदि बी नियत है तो बी बाहर आ गया, तो पीछे बच्चा क्या, डी ए बट्टा डी टी, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये भी एक सूत्र हो गया भाई। और E बराबर माइनस एन, यदि ए नियत है तो ए बाहर आ गया, और पीछे क्या हो गया, चुंबक क्षेत्र परिवर्तित है तो डी बी बट्टा डी डी। एक फॉर्मूला ये बन गया। तो इस तरह से बी नियत है और ए नियत है, उसके आधार पे दो फॉर्मूले बन गए। ई बराबर माइनस एन बी बट्टा एन बी इंटू डी ए बट्टा डी टी, और ई बराबर माइनस एन ए डी बी बट्टा डी टी। मेरे हिसाब से यहाँ तक खत्म हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि कुंडली के संपूर्ण परिपथ, कुंडली के संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध R है, तो प्रेरित धारा क्या होगी, I बराबर ईएमएफ बट्टा R। चूंकि E बराबर माइनस का एन डी फाई बट्टा डी टी होता है, ये सबको पता है। 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आपको पता है क्या है, I बराबर, ये इसका मान रखेंगे n माइनस एन डी फाई बट्टा डी टी, ये तो ईएमएफ का मान हो गया, और बट्टे में क्या रख देगा अपन, बट्टे में R। तो इस तरह से I का मान हो गया भाई, I बराबर माइनस का एन बट्टा आर डी फाई बट्टा डी टी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुनः
आई कितना हो गया, माइनस का एन बट्टा आर डी फाइव बट्टा डी टी, पुनः समीकरण एक कर दे। चूंकि हम जानते हैं आई बराबर कितना होता है, डी क्यू बट्टा डी टी होता है। पुनः समीकरण एक व दो से, तो डी क्यू बट्टा डी टी इक्वल्स टू माइनस का एन बट्टा आर डी फाइव बट्टा डी टी। डी टी से डी टी गया तो ये हो जाएगा डी क्यू बराबर माइनस का एन बट्टा आर डी फाइव। समीकरण 3 क्या करने पर, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। प्यारे बच्चों देखो समाकलन कर रहे हैं, देखो कितने आसान है। ई बराबर माइनस का एन डी फाइव बट्टा डी टी देगा, माइनस एन डी फाइव बट्टा डी टी। फाइव को रखा, अगर थीटा जीरो है तो बी ए, एक और बी को बाहर ले लिया क्योंकि बी नियत था, और एक और ए को नियत बाहर ले लिया। और ई का जो सूत्र है मेन, ई का जो मेन सूत्र है माइनस एन डी फाइव बट्टा डी टी, इसमें अगर आर का भाग दे दिया तो ई बट्टा आर, ई बट्टा आर होता है धारा। अब धारा का सूत्र जो आ गया, अब इसमें मैं अगर डी क्यू बट्टा डी टी लिखूँ तो डी क्यू से डी क्यू कट जाए, डी टी से डी टी कट जाएगा, तो डी क्यू और समथिंग बचेगा। अब अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब अपन करेंगे यहाँ पे समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्लियर। अब अपन करेंगे समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करने पर डी क्यू माइनस का एन बट्टा आर डी फाइव, इधर समाकलन, ठीक है। ये नियत है तो समाकलन इधर आ जाएगा, इधर समाकलन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, फाइव वन से फाइव टू। क्लियर। तो बस अब हम इसको क्या कर देंगे, क्यू लिख देंगे माइनस का एन बट्टा आर डी फाइव का समाकलन क्या हो जाएगा, फाइव, पीछे क्या लगेगा फाइव टू, और नीचे क्या लगेगा फाइव वन। अब कुछ स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो Q है ध्यान से देखिएगा, माइनस का एन बट्टा आर, ऊपर का पहला लिमिट आया फाइव टू, नीचे की लिमिट आई फाइव वन, माइनस हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो Q कितना आ जाएगा, माइनस का एन बट्टा, माइनस अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, फाइव वन माइनस फाइव टू। इस प्रकार से Q बराबर प्लस का, ज़्यादा अपन यहाँ पे इस तरह का नहीं लिखते, शॉर्ट में लिख देते, हाँ, Q बराबर एन बट्टा आर फाइव वन माइनस फाइव टू, आंसर आ गया भाई। तो प्रेरित आवेश का मान भी अपन ने निकाल दिया। तो इस प्रकार आवेश का जो मान है या प्रेरित आवेश का मान है वह फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती है, न कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो प्यारे बच्चों प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश तीनों टॉपिक अपने हुए समाप्त। अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्लियर। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मेन टॉपिक हो गया। एक बार आप देखिए इसको क्या अपन ने पढ़ा है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश।